हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का कानपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने बिना चीरफाड़ के सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने का तरीका खोजा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको केवल जनवरी 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 43वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पूजा जात्यान। अगला क्वेश्चन है, भारत रेलवे के लिए किस राज्य के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने हाल ही में मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मार्च को विश्व नागरिक रक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने व्लादिमीर पुतिन से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस लिया? तो अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को शुरू किया? तो 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को शुरू किया गया है महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज के सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने इस साल के पहले ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में निम्न में से कौन सा पदक जीत लिया है? तो दोस्तों, सौरभ चौधरी ने अभी जो है स्वर्ण पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी। भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने इस साल के पहले ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सौरभ चौधरी ने मिस्र के काहिरा में जारी वर्ल्ड कप के स्वर्ण पदक के मुकाबले में जर्मनी के माइकल स्वाल्ड को पछाड़ा है। रूस के अर्टेम चेरनोसोव ने कांस्य पदक जीता है। और जो सौरभ चौधरी हैं, इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। कब? तो 12 मई 2002 को। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भारत के स्टार निशानेबाज हैं ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के निवासी हैं। सौरभ चौधरी, इन्होंने जो है ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और दोस्तों, ये जो ISSF विश्व कप है इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है वो मिस्र के काहिरा में किया जा रहा है। दोस्तों, ISSF जो वर्ड है ISSF, इसका फुल फॉर्म क्या है?
तो ध्यान रखना है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, बोल्ट्जमान मेडल के लिए चुने गए पहले भारतीय प्रोफेसर दीपक धर किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये जो दीपक धर हैं प्रोफेसर, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि बोल्ट्जमान मेडल के लिए चुने गए पहले भारतीय जो है प्रोफेसर दीपक धर हैं और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। प्रोफेसर दीपक धर का जन्म 30 अक्टूबर 1951 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने 1970 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद 1972 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से भौतिकी में परास्नातक किया। भौतिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये पुरस्कार सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए 3 साल में एक बार दिया जाता है। पदक प्रस्तुति समारोह इस साल अगस्त में टोक्यो में होने वाले स्टेट फिज 28 सम्मेलन में दौरान आयोजित किया जाएगा। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन जे होफील्ड के साथ पदक साझा किया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है और आपको इसे नोट भी करना है कि उत्तर प्रदेश में जन्मे प्रतापगढ़ जिले में प्रोफेसर दीपक धर, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दीपक धर। इन्हें जो है किस अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है बोल्ट्जमान पदक के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोल्ट्जमान पदक के लिए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय हैं, ठीक है। अभी तक किसी भी भारतीय को इस अवार्ड के लिए नहीं चुना गया है, इन्हें जो है पहली बार चुना गया है। और इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था 30 अक्टूबर 1951 को। दोस्तों ये जो पुरस्कार है बोल्ट्जमान पदक, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है और ये 3 साल में एक बार दिया जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो प्रोफेसर दीपक धर हैं, इन्होंने 1970 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक किया। इसके बाद जो है 1972 में इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से भौतिकी में परास्नातक किया। इसके बाद जो आगे की शिक्षा है उसके लिए इन्होंने जो है अमेरिका गए, जहां से इन्होंने PhD किया। PhD पूरी करने के बाद 1978 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट क्या है? TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्च फेलो के रूप में शामिल हो गए थे। और TIFR में इन्होंने जो है प्रोफेसर के रूप में काम किया और 2016 में ये सेवानिवृत्त हुए थे। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दीपक धर हैं। बोल्ट्जमान पदक से इन्हें सम्मानित किया जाएगा और इस अवार्ड को पाने वाली ये पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने किसानों की फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर ने। आधुनिक समस्याओं का आधुनिक समाधान खोजते हुए IIT कानपुर की शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बेनॉइड मेटाबोलाइट विकसित किया है, जो किसानों को उनकी कृषि फसलों को फंगल और बैक्टीरिया से बचाने में मदद कर सकता है। कृषि के क्षेत्र में पेस्टिसाइड के स्थान पर नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनसे कीटनाशकों के समान ही फायदे मिलेंगे, लेकिन दुष्प्रभाव जो है इससे नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो IIT कानपुर है, तो यहाँ पर जो शोधकर्ता हैं उन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल आधारित कार्बोनाइड मेटाबोलाइट विकसित किया है, जो कि किसानों को उनकी कृषि फसलों को फंगल और बैक्टीरिया से बचाने में मदद कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई है। इसकी जो शुरुआत है वो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन फॉर पॉव के सहयोग से की गई है। मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति डॉक्टर अनीता सुमंत ने एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। ठीक है, ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि शुभारंभ किसने किया है इस
एम्बुलेंस का, जो कि भारत की पहली जानवरों के लिए एम्बुलेंस है। तो इसका शुभारंभ किया है मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति डॉक्टर अनीता सुमंत ने। आवारा पशु देखभाल कार्यक्रम घायल और बीमार सड़क जानवरों को साइट पर उपचार प्रदान करने के लिए ऑनबोर्ड पशु चिकित्सक के साथ हॉस्पिटल ऑन व्हील्स होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस जो है ये शुरू की गई है। और कहां पर शुरू की गई है, तो राज्य की बात की जाए तो तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में कहां पर, तो चेन्नई में इसे शुरू किया गया है। अब दोस्तों यहां पर तमिलनाडु की बात है तो ये है मैप में तमिलनाडु। दोस्तों कई बार मैप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तमिलनाडु है ये भारत के मैप में किस दिशा में, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दक्षिण दिशा में पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, तो चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो M.K. स्टालिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, तो R.N. रवि तमिलनाडु के गवर्नर हैं। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 39 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 18 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन को। यूरोपीय संसद ने यूक्रेन की यूरोपीय संघ में शामिल होने की अपील को मान लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन को यूरोपीय संसद ने मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए यूरोपीय संसद में एक विशेष प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू की गई है। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अभी जो है जो यूक्रेन देश है इसे यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ में शामिल कर लिया है। दोस्तों यहां से यूक्रेन से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि जो रूस और यूक्रेन है इसके मध्य जो है एक वॉर चल रहा है। तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है, तो कीव जो है यूक्रेन की कैपिटल है। और यूक्रेन की करेंसी क्या है, तो यूक्रेनी रिविनिया यूक्रेन की करेंसी है। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगर रूस की बात की जाए तो रूस की कैपिटल क्या है, तो मॉस्को रूस की कैपिटल है। और रूस की करेंसी क्या है, तो रशियन रूबल रूस की करेंसी है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट हैं। तो ये दोनों देशों से संबंधित आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन का विमोचन किसने किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राहुल गांधी ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन वन अमंग यू का पहला खंड लॉन्च किया। आत्मकथा के पहले भाग में उनके प्रारंभिक जीवन के अनुभव हैं। इसमें उन्होंने 1976 तक के 23 वर्षों को याद करते हुए अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों, किशोरावस्था, प्रारंभिक राजनीति योगदान, वैवाहिक जीवन और MISA संघर्ष का पता लगाया है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि उंगलिल ओरुवन वन अमंग यू ये किसकी आत्मकथा है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की ये आत्मकथा है। और इस पुस्तक का जो है अभी विमोचन किया गया है, यानी इसे लॉन्च किया गया है। और किसने इसे लॉन्च किया है, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पुस्तक के पहले खंड का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहां शुरू किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी SES यमुना पावर लिमिटेड ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है। BYPL बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई द्वारा समर्थित है। इसे फोर्टम चार्ज एंड ड्राइव द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और यह अब तक का पहला VYPL प्रबंधित स्मार्ट EV चार्जिंग स्टेशन होगा। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन जो है कहां पर शुरू किया गया है, तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। दोस्तों इस चार्जिंग स्टेशन के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो स्मार्ट प्रबंधित EV चार्जिंग स्टेशन है ये एक समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। यह स्टेशन VYPL के 11 kV सब स्टेशन भवन में स्थित है जो कि नई दिल्ली में मयूर विहार एक्सटेंशन में है।
दोस्तों ये जो चार्जिंग स्टेशन है ये पारंपरिक इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी चार्जिंग स्टेशनों से अलग है, क्योंकि इस ईवी चार्जिंग स्टेशन को BYPL के SCADA सिस्टम के साथ स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों ईवी चार्जिंग स्टेशन का मतलब क्या है? तो ईवी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल, और दोस्तों इसका जो यूज है वो कहाँ पर किया जाता है? तो ऐसे वाहन जो कि पेट्रोल या डीजल से ना चल करके इलेक्ट्रिक से चलते हैं, तो ऐसे वाहनों को चार्ज करने के लिए ये चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जिस तरह से पेट्रोल या डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां होती हैं उनके लिए हम पेट्रोल टैंक पर जाते हैं जहां पर पेट्रोल या डीजल फिल करवाते हैं, यानी ईंधन की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियां होती हैं तो उन्हें जो है चार्ज करवाया जाता है, और उसी के लिए जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन है वो बनाए जाते हैं। तो नई दिल्ली में जो है भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है, तो इसे आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत में। गूगल ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जो एंड्रॉइड डिवाइस उपयोगकर्ताओं को विज्ञापनों, इन ऐप खरीदारी और अग्रिम भुगतान के बिना 1000 से अधिक एप्लीकेशन और गेम तक पहुंच प्रदान करेगी। गूगल ने एक बयान में कहा कि प्ले पास जो वर्तमान में 90 देशों में उपलब्ध है, ये 59 देशों के डेवलपर्स से 41 श्रेणियों में 1000 प्लस शीर्षकों का एक उच्च गुणवत्ता और क्यूरेटेड संग्रह पेश करेगा, जिसमें भारत के साथ कई देश भी शामिल हैं। अब दोस्तों ये जो प्ले पास सब्सक्रिप्शन होगा, इसके माध्यम से जो उपयोगकर्ता हैं उन्हें कई सारे ऐप्स को इस्तेमाल करने की छूट होगी। उनमें से जंगल एडवेंचर्स है, वर्ल्ड क्रिकेट बैटल 2 और मॉन्यूमेंट वैली जैसे प्रसिद्ध खेलों के साथ साथ यूटर, यूनिट कन्वर्टर और ऑडियो लैब, फोटो स्टूडियो प्रो, किंगडम रश फ्रंटियर्स TD जैसे अन्य ऐप्स तक पहुंच प्रदान करेगा। तो दोस्तों गूगल ने जो है अभी भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है, और इसके माध्यम से क्या होगा, तो जो भी उपयोगकर्ता इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उन्हें जो है विज्ञापन, ऐपों की खरीदारी और अग्रिम भुगतान के बिना जो है 1000 से अधिक एप्लीकेशन और गेम तक पहुंच प्रदान होगी। यानी जो भी उपयोगकर्ता गूगल का प्ले पास सब्सक्रिप्शन लेगा तो उसे जो है 1000 से अधिक एप्लीकेशन और जो गेम्स हैं उनका सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा। 1000 से अधिक एप्लीकेशन और गेम तक उनकी जो है पहुंच होगी इस प्ले पास सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। दोस्तों गूगल की अगर बात की जाए तो गूगल से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि गूगल के जो वर्तमान में CEO हैं वो कौन है? तो सुंदर पिचई वर्तमान में गूगल के CEO हैं। गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी, और गूगल का मुख्यालय कहां पर है? तो कैलिफोर्निया में गूगल का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, वेस्टइंडीज के निम्न में से किस पूर्व स्पिनर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सन्नी रामाधीन का। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं वेस्ट इंडीज के पूर्व स्पिनर सन्नी रामाधीन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वेस्ट इंडीज के महान स्पिन गेंदबाज सन्नी रामाधीन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह उस टीम का हिस्सा थे जिसने 1950 में इंग्लैंड में अपनी पहली विदेशी श्रृंखला जीती थी। उन्होंने 1950 में इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। रामाधीन ने 43 टेस्ट खेले और 28.98 की औसत से 158 विकेट लिए। रामाधीन ने 184 प्रथम श्रेणी मैच खेले और 20.24 की औसत से 758 विकेट लिए। 1960 के दशक के अंत में खेल से संन्यास लेने के बाद वह इंग्लैंड चले गए। तो दोस्तों ये काफ़ी चर्चित, काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी थे सन्नी रामाधीन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। कितनी उम्र में निधन हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और दोस्तों ये उस टीम का हिस्सा थे जिसने 1950 में इंग्लैंड में अपनी पहली विदेशी श्रृंखला जीती थी, तो इसलिए इनका नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ के खिलाड़ी थे? तो ध्यान रखना है वेस्ट इंडीज के ये महान खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को कानून और नीतियों में बिना किसी भेदभाव के समान का समावेश और सुरक्षा का
अधिकार सुनिश्चित कराना है। शून्य भेदभाव दिवस 2022 की थीम क्या रही, यानी इसका जो विषय है वो क्या रहा, तो नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। ये 2022 शून्य भेदभाव दिवस की थीम रही। शून्य भेदभाव दिवस पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। शून्य भेदभाव दिवस सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए एकजुटता के वैश्विक आंदोलन को बनाने में मदद करता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल शून्य भेदभाव दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो 1 मार्च को हर साल शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 3 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, अमेरिका की सेना। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की ऑडियो रिवीजन करना है तो इसके लिए आप खबरी ऐप पर जुड़ सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको कैसे जुड़ना है, तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के खबरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यूपी एग्जाम का रिजल्ट शो करेगा, तो उस पर आपको फॉलो कर लेना है और इस तरह से आप खबरी ऐप पर इस करंट अफेयर का जो वीडियो है इसका ऑडियो रिवीजन आसानी से सुन सकते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह किया? ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है चीन, सी है अमेरिका और डी है जापान। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।